2.5 घंटे का एक डिस्कशन हुआ जावेद अख्तर और एक मौलवी के बीच में कि ईश्वर है या नहीं है। जितने भी इस तरह के डिस्कशंस होते हैं उसमें हर व्यक्ति अपने ईगो को लेकर अड़ा रहता है, जबकि पुराने ज़माने में जो शास्त्रार्थ होते थे वो ईगो के बेस पर कम होते थे। वो देखते थे कि इस डिस्कशंस में निकल क्या रहा है। स्वतंत्रता का मतलब है फ्री विल, कि जो मैं चाहता हूँ वो करूँ। तो क्या वाकई जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं? हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में उसके हिसाब से वैसा कर रहा है। आपको लगता है कि वो आपकी फ्री विल है, पर वो आपकी होती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो सच होता है ना, वो समय और काल के परे होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदल सकता। जो हमेशा आनंद आपको दे सके वो सत्यचित आनंद है। हम हिंदुस्तान में हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पर रामचरितमानस में आग लगा दो, ठीक है, यही लगा देता हूँ मैं। जितने भी लोग होंगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बुरा लगेगा, पर ऐसा नहीं कि इसको मार देना चाहिए, इसको ठीक है, उसका निर्णय था, ईश्वर उसको देखेगा। तो हमने क्या किया, एक चीज से अपने आप को फ्री कर लिया। ओके। यार मैं थोड़ी ना ठेकेदार हूं उस चीज का, उसके कर्तव्यों का ठेकेदार मैं नहीं हूं। ये बहुत बड़ी फ्रीडम है। आज की डेट में जितने प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं सब में एनएसजी और सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है। किसी मस्जिद में लगी है? नहीं, किसी में नहीं लगी। क्यों? सोचो, क्यों नहीं लगी? मंदिर में क्यों लगानी पड़ रही है? इतनी सी बात लोगों को सोचने को बस कर देगी। क्यों लगानी है भाई? आज आप किसी भी क्रिश्चियन कंट्री में चले जाइए, होटल में रुकिए कहीं पे, आपको होटल में अपनी ड्रॉअर में बाइबल मिलेगी। आपकी वजह से किसी का कोई अहित नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति का योगक्षेम भगवान कहते हैं मैं खुद उठाता हूं। योगक्षेम का मतलब होता है आपके खाने पीने रहने का जुगाड़, वहां मैं वहन करूंगा, मैं उठाऊंगा ये खर्चा पूरा। जब आप सब कुछ छोड़ देते हो तो सब आपके साथ आना शुरू हो जाता है। आप जब तक पकड़ते रहते हो तब तक चीजें छोड़ने की गुंजाइश रहती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे कुछ हो। तुम्हारा विश्वास है, मेरा डिस्कशन हुआ इस पर बड़ा लंबा, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जिंदगी में तब चीजें अचीव करना शुरू कर पाए या विजिबल होना शुरू हुई जब हमने चीजें छोड़ना शुरू कर दी। जब आप दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हो ना, तो दुनिया आपके लिए करना शुरू कर देती है। लेकिन हम उस थॉट तक जा ही नहीं पाते, हम अपने ही जिंदगी में फंसे रहते हैं, मैं फंस जाते हैं। जिसने दुनिया के लिए सोचना शुरू कर दिया उसको तो फिर दुनिया देना शुरू कर देती है। नाम ले बोलो, जितने धन्ना सेठ हैं उनको लेके हंसी आती कई बार, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी वो सिर्फ पैसा कमा के मर जाएंगे। गुलाम तो अंबानी भी है, अदानी भी है, बिल गेट्स भी है, या जो भी इलॉन मस्क भी है, वो क्या कर क्या रहे हैं? 2 का 4 के फेयर में पड़े हुए, तो पड़े ही रहेंगे, वो निकल नहीं पाएंगे कभी। अंबानी जी ने शादी की, 5-4 करोड़ फूंक दिए, क्या मिल गया उससे? प्रैक्टिकली देखा जाए, इट वॉज इट हैप्पीनेस? नो, इट वॉज हाई, अ डिफरेंट लेवल हाई। किसी को बुलाऊंगा उसको नचा दूं, ये है। ये थॉट प्रोसेस से विलग होना बहुत जरूरी है कि दुनिया हम चला रहे हैं। ठीक है। दुनिया कैसे चलेगी का सवाल जो है ना, आपका है ही नहीं। ठीक है, दुनिया तो चलेगी। ठीक है, आप होगे नहीं होगे, आप अन्य से ज्यादा स्ट्रेस होके कोई फायदा नहीं है। आप हो नहीं है तब भी चलेगी दुनिया। इलॉन मस्क रहेगा तो नहीं चलेगी। इलॉन मस्क इतनी बड़ी गैलेक्सी में, इतनी बड़ी उसमें एक तो अर्थ है, अर्थ में भी एक बंदा है, वो ठेकेदारी लेके बैठा है इकोनॉमी की, और हजारों सालों से इकोनॉमी चल रही थी। आप यहाँ आए हो एक रोल प्ले करने के लिए, वो करो, और वो भी एक विटनेस की तरह करो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी ने भेजा है, मैं कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ भाई, मेरा काम खत्म। और दुनिया को जिस दिन खत्म होना, वो खत्म भी हो जाएगी, आपकी वजह से नहीं होगी। तो एक भूल के तू आएगा, तड़ से पड़ेगा, खेल खत्म हो जाएगा। स्विच पर साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट की सीरीज में हम अपने 29वें एपिसोड में पहुंच गए। 1 साल से ज्यादा हमें हो गया, और आज फिर से मेरे साथ हैं हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। सर वेलकम। सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हमने कर लिया। आई थिंक 14-15 महीने से हम लोग लगातार ये कर रहे हैं, और व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसी पे मैं आपसे बात करनी थी आज। सर, आपने ना लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट जो हमने किया था उसमें बात की थी फ्रीडम की, बल्कि लास्ट में आपने ना इन नटशेल थोड़ा सा बताया था कि मैं बताऊंगा आज टीम में कि फ्रीडम क्या होती है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो कॉमेंट उस पर आ रहे थे, आज उस पर डिस्कस करेंगे। इवन दो काफ़ी सारी कुछ हैकिंग की स्टोरीज भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस नए हैं और कुछ नए तरीके के हैक भी, वो भी सर से डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते सर फ्रीडम से। आपने सर बात की थी फ्रीडम पे, आपने टेलीग्राम वाले का एग्जांपल भी दिया था, और उससे रिलेटेड होके कहा था कि फ्रीडम एक्चुअली में क्या होता है हम एक दिन ये समझेंगे।
तो अगर फ्रीडम की बात करें तो सर इन अ नटशेल अगर आपसे मैं एक सेंटेंस में फ्रीडम को डिस्क्राइब करने के कहूँ तो फ्रीडम है क्या? देखिए, रियल फ्रीडम समझने के लिए पहले हमें स्पिरिचुअल एंगल से थोड़ा सा चीज़ें समझनी होती है कि आप यदि इस दुनिया में आए हैं तो जो यहाँ के डेटा पॉइंट्स वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कर्म में उलझते हैं। Okay. आप स्वतंत्र किससे होना चाहते हैं? आपने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब है फ्री विल, कि जो मैं चाहता हूँ वो करूँ। तो क्या आप वाकई जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं? तो जब आप हर व्यक्ति की लाइफ को अंदर से झांकेंगे तो पाएंगे कि ऐसा है ही नहीं। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के इन्फ्लुएंस में उसके हिसाब से वैसा कर रहा है, उसकी फ्री विल तो कुछ है ही नहीं। हम बचपन से लेकर मरने तक जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स, टीचर्स, बुक्स, जैसे मैंने आपसे कहा था, सराउंडिंग्स। बिल्कुल। आप उस चीज़ को डिफेंड करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग, और उसके बाद आपके निर्णय, आपके एस्पिरेशंस, आपकी इच्छाएं उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो आपकी फ्री विल तो पार्शियल होती है। वो फ्री विल को ऐसे आपको लगता है कि वो आपकी फ्री विल है, पर वो आपकी होती नहीं है। तो जिस दिन आप ये एहसास कर लें कि हाँ मैं वो कर रहा हूँ जो मैं वाकई मैं चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए आपको मैं समझना पड़ेगा कि मैं है कौन। मैं अभी जो मैं और आप समझते हैं वो हमारे ईगो को ही मैं समझ लेते हैं, जो हमारा अहम है, बिकॉज हमने कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बिकॉज हमने कुछ पैसा अचीव कर लिया है, कुछ नाम अचीव कर लिया, तो हमने उसको अपनी एक पहचान दे दी, और वो आपका अहम है। वो आप है ही नहीं, वो तो आज है कल नहीं रहेगा, और आप उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो आप है ही नहीं। आप जो हैं वो कुछ और है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता क्या है ये समझना होता है। दूसरा, किसको स्वतंत्र करना है। यदि आप डेटा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो उसको तो आप स्वतंत्र कर ही नहीं सकते हो, कि वो हमेशा डेटा के इन्फ्लुएंस में ही डिसीजन देगा। तो सबसे पहले आपको मैं का आंसर चाहिए पड़ेगा, और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आप हैं कौन, जब मैं मांडूक्य उपनिषद का रेफरेंस देता हूँ कि दृग दृष्टि विवेका के सिद्धांत के तहत आप समझते हैं कि आप कौन है। अब आपके सामने यहाँ पर एक चश्मा पड़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि ये चश्मा है। तो ये चश्मा क्यों है? क्योंकि चश्मा आपसे अलग है। बिल्कुल। जब दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं तो आप उसको जान सकते हैं। तो किसी को जानने का पहला पोस्टुलेट होता है कि मुझे यदि जानना है कि वो कौन है तो मैं उससे अलग होना चाहिए। चश्मा अपने आप को नहीं जान सकता, मैं अपने आप को जानने का प्रयास करूंगा। अभी देखिए कैसे। तो मांडूक्य उपनिषद कहता है कि आपने कैसे जाना कि वो चश्मा है? तो हमने कहा क्योंकि मैंने आंखों से देखा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप आंखें हो सकते हैं और चश्मा अलग है, बिकॉज जो देख रहे हो, नो एंड नोअर शुड बी डिफरेंट। उसका जो कॉन्सेप्ट है कि जो जिसको जानना है वो और जो जानना चाहता है वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो बोले फिर आप आंखें होंगे क्योंकि आप अलग हैं। बोले हाँ साहब हम आंखें हो सकते हैं। तो बोले क्या आप जानते हैं कि आप आंखें हैं? बोले इसका क्या मतलब? बोले कैन यू कंट्रोल योर आइज? हाँ। तो बोले फिर आप आंखें हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पीछे कोई और है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। एंड नो एंड नोअर्स आर डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि वो नोअर अलग है और ये तो नो है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि आप आंखें नहीं हो सकते क्योंकि आप आंखें कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोले फिर आंखें कंट्रोल कौन कर रहा है? बोले आंखें ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो बोले फिर आप ब्रेन हो गए? ठीक है, हाँ साहब मैं ब्रेन हो सकता हूँ। बोले कैन यू कंट्रोल योर ब्रेन? बोले नो इट्स डिफिकल्ट काइंड ऑफ। तो फिर उसमें योग सूत्र आते हैं कि आप योग अभ्यास करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करें। अलग अलग 21 योग सूत्र हैं जिसके तहत आप विचार शून्य अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं, कि इसमें आपके थॉट आएंगे ही नहीं। ओके। और आपको एक अनुदित आनंद प्राप्त होगा। आप ऐसी आह्लादित सिचुएशन में होंगे जब आपके पास थॉट नहीं होते ना। मेडिटेशन की वो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जो हर एक योगी अनुभव करता है, इसीलिए फिर वो सामाजिक संसार में वापस नहीं। सर आपसे बात में जी। हाँ, तो जब आप उधर आ जाते हो तो आपको लगता है यार ये सच्चिदानंद वाली स्थिति है। सच्चिदानंद मतलब जो सत्य है, जो चित्त है और जो हमेशा आनंद आपको दे सके, वो सच्चिदानंद है। तो बोले फिर आप ब्रेन को विचार शून्य कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योगा। तो बोले फिर आप ब्रेन नहीं हो सकते। ओके। क्योंकि आप कर पा रहे हैं ब्रेन को, तो आप ब्रेन के पीछे कुछ है। हाँ यार फिर मैं ब्रेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर ब्रेन को कौन विचार शून्य कर रहा है? कोई और कर रहा है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसमें वो आपको आपकी कॉन्शियसनेस तक लेके जाता है। एलिमिनेट होती रहती चीजें।
कि आप धीरे धीरे आप अल्टीमेटली अपनी आत्मा तक, कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं। फिर आप कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि मैं ये हूं और मेरे अंदर आत्मा है, एक्चुअली ये गलत स्टेटमेंट है। मैं आत्मा हूं और मैंने शरीर के थ्रू अनुभव कर रहा हूं, तो सही स्टेटमेंट ये है। तो आप तो वो हो जो कॉन्शियसनेस है, और ये जो इंद्रियां हैं या जो भी आपके संसार को समझने के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो इस डेटा से प्रभावित होते रहेंगे। आप अप्रभावित हैं। तो इसलिए एक बार जब आप खुद को पहचान लेते हैं कि मैं कौन हूं, तो आप उस मैं की फ्रीडम के लिए कोशिश करते हैं, उस डेटा के ड्राइव्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं। और उसी को मोक्ष कहा जाता है। कि ये इसकी फ्रीडम कहाँ है? इसकी फ्रीडम ये है कि ये बार बार जन्म लेने के चक्कर से बाहर आ जाए, तो उसको फिर एब्सोल्यूट फ्रीडम कहा जाता है कि हाँ, वो उससे बाहर आ गया, उसको समझ में आ गया कि दुनिया तो एक माया है, अनुभव करना है, जीना है, बाहर आ जाना है, इवॉल्व करती है। हम जिस स्तर से समझते हैं वो हम समझ रहे हैं फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन है हमारा, उसके लेवल पर, और उसको भी फ्री करना बहुत मुश्किल है। हम मोक्ष की बात तो बहुत आगे है, वो तो 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन आज की डेट में मैं सिर्फ ये कोशिश करूं कि अमित दुबे जो निर्णय ले रहा है, क्या वो अमित दुबे के ही निर्णय है? इसको आंख बंद करके तसल्ली से सोचना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है याज भाई कि हम कॉमन सेंस से कोई चीज़ सोच रहे होते हैं कि यार कॉमन सेंस से ये गलत है, ये सही है, पर हम उसके बावजूद निर्णय कुछ और ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो हमें फोर्स कर रहे होते हैं कि आप उस साइड झुक जाइए, आप उधर निर्णय लीजिए, जबकि आपका कॉमन सेंस ये कह रहा होता है कि नहीं नहीं यार, ये तो सही है, मैं किसी जानवर को पत्थर मार रहा हूं तो कॉमन सेंस है कि उसको चोट लग रही है, लेकिन आप कोई कारण ले आए और उसको मारें तो वो आपके लिए जस्टिफाइड हो जाता है। ये दुनिया ऐसी ही है। आप अपने तर्क अपने डिफेंस में क्रिएट कर लेते हो। 2.5 घंटे का एक डिस्कशन हुआ जावेद अख्तर और एक मौलवी के बीच में कि ईश्वर है या नहीं है, और उस मौलवी ने हर तरीके से तर्क देकर एक कॉमन सेंस को कंट्राडिक्ट किया। क्योंकि यदि आप जावेद अख्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो कॉमन सेंस की बात कर रहे थे, उन्हें कुछ साबित नहीं करना है, पर कॉमन सेंस ये कहता है, वो तो कॉमन सेंस ही है ना, वो तो सबकी समझ में आ रहा है कि भाई। लेकिन आप देखिए, आप कॉमन सेंस को भी काउंटर करने के लिए आप तर्क ला सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो। अब मैं और आगे जाऊं, हमारे भारतीय दर्शन में एक बात कही जाती है सीकर, कि मैं खोजने के लिए पैदा हुआ हूं। जब कन्फ्यूशियस इंडिया आया या चाइना से जो और भी लोग आए, हुएंग सान एंड ऑल, ढूंढने आए थे ज्ञान। यही हमारी पद्धति रही कि जो आएगा उसको अलग अलग विचारधाराएं पैदा होती रहेंगी और हम सिखाते रहेंगे। तो मैं हर दिन जब कुछ पढ़ रहा होता हूँ, कोई एक नई चीज़ ऐसी मुझे अचंभित कर देती है कि यार हजारों लाखों साल पहले भी यदि कोई चीज़ ऐसी थी जो व्यक्ति सोच के इतने कन्विक्शन के संग लिख रहा था, इसका मतलब उसने पूरा रिसर्च करके वहाँ पहुँचा होगा। तो मैं आज सुबह पढ़ रहा था छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद यदि आप साइंटिफिक डेट उसके निकाल के चलोगे तो 3500-4000 साल पुराना है, और बड़ा साइंटिफिकली आपको मिल जाएगा विकिपीडिया पर। क्यों? क्योंकि उसमें जो संस्कृत है वो इतनी पुरानी है कि उसके बाद वो शब्द यूज़ नहीं हुए। फिर जो जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, उसमें जो रेफरेंसेस हैं वो उसके मिलते हैं, तो उसके बाद के हैं, इस तरह से वो हर साइंटिफिकली। उसमें एक कहानी आती है, उसमें कहानी आती है छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम और जबाला की। सत्यकाम की माँ का नाम था जबाला। सत्यकाम की माँ को ये नहीं पता था कि सत्यकाम के पिता कौन है। ठीक है, हो सकता है कि अनेक लोगों से उनके संबंध रहे हो सकता है कि वो याद नहीं रहा हो नाम, जो भी उनके पिता की या तो मृत्यु हो चुकी थी, पर कोई कारण था कि उनको नहीं पता था। सत्यकाम 8 साल के हुए, 9 साल के, तो उनको वेदों का ज्ञान चाहिए था। तो सत्यकाम वहाँ से कहते हैं कि वेदों की शिक्षा चाहिए। तो उस समय तक ये था कि जब आप शिक्षा लेने जाते थे तो आपसे गोत्र पूछा जाता था। गोत्र होता है कि आप किस ऋषि के संतान हैं, और इसका एक साइंटिफिक कारण था। इसका एक साइंटिफिक कारण यह है कि जब आप किसी डीएनए को इवॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसके कुछ लर्निंग्स आपके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो जब वो आपसे गोत्र पूछते तो समझ आता था कि ये चीज़ें तो इसके उसमें होंगी ही, एंड हमारी फोकस होना चाहिए ये चीज़ें इंप्रूव करने का। तो ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट मिल जाएंगे, ये ट्रेड्स होंगे इसमें। तो ये कारण था। एक और
अजीब सा एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको आई थिंक 100 मंकी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसमें एक साइंटिस्ट ने एक आइलैंड के अंदर 100 मंकी रखे आइसोलेटेड, उनके संग एक एक्सपेरिमेंट किया। उनको उसने कुछ कॉपी करते हैं तो वो क्या करता था, कुछ तोड़ता था फिर धोता था फिर ऐसे खाता, ऐसे करने का एक प्रैक्टिस बनाई उसने। तो धीरे धीरे सारे मंकी वो करने लगे कि जो फल तोड़ते थे पहले धोते थे फिर खाते, ऐसे करके। तो उसने नोटिस किया कि वो अगली जनरेशन में वो चीज़ें चलेंगी अपने आप। कमाल की बात ये थी कि जो दूसरे आइलैंड में मंकी रहते थे उनमें भी वो ट्रेड्स आ गए। ओके, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, ये तो अलग थे, आइसोलेटेड थे। तो हम कई तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंसान जो इंसान से कनेक्टेड है ना, हमारी कई सारी लर्निंग इसलिए बड़ी तेजी से फैल जाती हैं क्योंकि एक बंदा जो सीख रहा है वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं माइन्यूट लेवल पर किसी दूसरी कॉन्शियस को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए चीज़ें सस्टेन करती हैं, रह जाती हैं। खैर, सत्यकाम पहुंचे गौतम ऋषि के पास। उन्होंने कहा कि मुझे वेदों का ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने पूछा नाम बताइए, गोत्र बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं पता। पिता का नाम बताइए, बोले नहीं पता। तो उन्होंने उसको देखा ऐसे, वो बोले ना कि तू इतने कॉन्फिडेंट और इससे आया है तो तू ब्राह्मण होगा, मैं तुझे शिक्षा देता हूँ। तो ठीक है साहब। उन्होंने कहा एक काम करो, 400 गाय दे रहा हूँ मैं तुम्हें, पहले 400 गाय ले जाओ और पूरा इनको अच्छी सेवा करना इनकी, जब ये 1000 हो जाएंगी तो वापस आ जाना। तो उस कहानी में वो 400 गाय लेके निकल जाता है। फिर वो गायों के थ्रू और बैलों के थ्रू सत्य के बारे में जानता है। ओके, इतनी ब्यूटीफुली बताया गया कि कैसे उनकी छोटी छोटी सी चीजें हैं उसको जीवन परिचय सिखाती हैं, और इवेंचुअली जब वो 1000 हो जाती हैं गाय, तब तक उसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका होता है। तो जाता है जब गौतम ऋषि के पास, उसको देखता है, कहते मैं समझ गया था कि तेरे हमारे अंदर ये ट्रेड्स हैं और इसलिए मैंने तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने को बोला, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट, बस तुम्हें वो रियलाइज कराना है कि तुम ये जानते हो। ये कहानी कब लिखी गई है? ये कहानी लिखी गई है 3-3,500 साल पहले, जिसमें कहा गया कि यदि आपके फादर नहीं है या आपकी माँ आपके फादर का नाम नहीं बता सकती तो भी आपको शिक्षा मिलेगी, कोई आपको मना नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा गया है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में लॉ कब बना? यदि आप अमेरिका, इंडिया में तो 2015 में पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाया कि बिना फादर के नाम के भी सिर्फ माँ के नाम पे आप शिक्षा ले सकते हैं, स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, 2015 में हुआ है। बाकी देशों में भी पिछले 25-30 सालों में हुआ। मतलब इतने साल लग गए हमें उस चीज़ को रियलाइज करने में, जो चीज़ हमारे 3,500 साल पहले टेक्स्ट में लिखी हुई है कि आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो ऋषि का नाम भी सत्यकाम जवाला कहा जाता है, उसकी माँ के नाम पर। एंड देन वी सी इन अदर, महाभारत में जैसे कुंती पुत्र ही बोला जाएगा। ये चीजें इतने प्रोमिनेंटली बताई गई थी जिसको हमें, जो कॉमन सेंस बोलता हूं, दिस इज ए कॉमन सेंस, लॉ बनाने में हजारों साल लग गए। यदि 3,500 साल पहले कोई ऐसा कर रहा था तो वो एक इवॉल्व व्यक्ति था, वो हजारों सालों का अनुभव लेकर वहां बैठा हुआ था, इवॉल्व था, इसलिए वो इस तरह से कर पाया। ऐसी चीजें एक सेकंड या क्षण उसमें नहीं होती। या जब मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज, ये सब इतनी सी लाइन जो क्वांटम फिजिक्स का कोर है, हजारों साल लोग इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ही नहीं पता थी हमें। तो हम बार बार सोचते थे कि ये कैसे ऐसा कह देते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता। अरे उस चीज को आइंस्टीन तक नकारते रहे, फिर जाके प्रैक्टिकली प्रतिपादन हुआ उसका। तो कई सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि तब हम खोज पाते हैं जब हम रियल फ्रीडम के साथ उसको पढ़ते हैं। आज की एजुकेशन हो या आज के जो लाइफ जीने का तरीका, उसमें हर जगह हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के कंट्रोल में हैं, गुलाम हैं, और इस वजह से एक स्वच्छ और स्वतंत्र विचारधारा के संग चीज़ों को नहीं देख पाते। सर, जैसे आपने पूरा फ्रेम का एक कॉन्सेप्ट बताया, इसमें आप कह रहे थे कि हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो हर कोई इन्फ्लुएंस्ड है, मैं भी इन्फ्लुएंस्ड हूँ बहुत सारी चीज़ों से। मैं घर में जाऊँगा तो वहाँ का इन्फ्लुएंस अलग होगा, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ वो इन्फ्लुएंस अलग है, बाहर कहीं जा रहा हूँ सोसाइटी में, पूरा माशरे का वो इन्फ्लुएंस अलग है।
तो इवेंचुअली मैं इन्फ्लुएंस्ड ही हूँ पूरी तरीके से, और मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट हर कोई इन्फ्लुएंस्ड है। तो ऐसे में रियल फ्रीडम से तो ज़िंदगी कोई जी नहीं रहा है, तो क्या एक ऐसी चीज़ नहीं है जो फैलेसी हो गई है रियल फ्रीडम, क्योंकि रियल फ्रीडम तो है ही नहीं कहीं। उसी को तो ढूंढने के लिए बढ़ता सीकर करता क्या है, फ्रीडम के लिए जा रहा है ना। मैं कह रहा हूँ जब इसीलिए मैंने पहले बेसिक्स फंडामेंटल सेट कर दिए कि पहले आप समझिए कि आपको फ्री होना किससे। ठीक है। फिर आपने कहा कि यदि आप बॉडीली फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो आप डेटा से इन्फ्लुएंस है उससे फ्री होना है, पर आप कह रहे हैं पर आप बॉडी तो है ही नहीं। बिल्कुल, आप तो कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। कॉन्शियस है तो आप फ्री किससे होना चाहते हैं? आप लाइफ चक्र से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि ये एक माया है जहां आपको अनुभव के लिए भेजा गया। सो फ्रीडम इज हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आप उसी चीज को और सबड्यूट कर देते हो, तो किसी ने आपको जेल में डाल रखा है और आप उससे फ्री होना चाहते हो। तो जिस समय आप जेल में हैं उस समय आपके लिए फ्रीडम क्या होगी कि मैं जेल से निकल जाऊं? उसके बियॉन्ड थोड़ा ना सोचोगे कि आप मोक्ष ले लूं या मैं डेटा के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाऊं। उस समय आपकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि भैया अभी मैं 4 दीवारी के अंदर बंद हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है, विच इज राइट। सो फ्रीडम की डेफिनेशन इवॉल्व करती है। जब आप एक गरीब होते हो तो आपकी फ्रीडम चाहिए कि मैं जो डेली का मुझे स्ट्रेस है कि मुझे खाना मिलेगा शाम को या नहीं मिलेगा, मुझे कपड़े पहनने को मिलेंगे, रात में गर्म चादर मिलेगी, मैं इससे तो फ्री हो जाऊं। तो आप पहले वो जुगाड़ करने की कोशिश करते हो एंड यू गेट इवॉल्व टू दैट लेवल। जब आप वो आ जाता है तो फिर आप एक लेवल और जाते हो। क्या मेरे पास फ्रीडम है कि मैं जो चाहूँ वो खा सकूँ या जो चाहूँ जो ले सकूँ? तो फिर आप और इवॉल्व करते हो, तो आप उससे फ्री हो रहे हो। फिर आप कहते हो यार क्या मेरे पास फ्रीडम है कि मैं जिस व्यक्ति से चाहूँ उससे दोस्ती कर सकूँ? वो तो मुझे बात करेगा, पसंद करेगा, तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा कि उसको इस लायक तो लगूँ मैं कि वो बैठ के मेरे से दोस्ती करे। तो आप उधर एफर्ट लगाना शुरू करते हो। तो इस कॉल्ड मैश लॉ एवोल्यूशन होता है आपका। आप इवॉल्व करते करते फिर आप और नेक्स्ट लेवल पे जा, क्या मैं लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतनी फ्रीडम है कि मैं बिना किसी दुराव के लोगों की लाइफ में परिवर्तन कर सकूँ? तो आप उधर इवॉल्व करना शुरू करते। पर ये जितने भी इवोल्यूशन है ये मटेरियलिस्टिक ही है। आप जो भी कर रहे हो अभी डेटा के इन्फ्लुएंस में ही कर रहे हो, क्योंकि आपके पास उतने ही डेटा है उस समय, तो आप उसी के अराउंड सोच रहे हो। एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात है कि जब आप ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर वाली सिचुएशन में आ जाते हो, फिर जो निर्णय लेते हो वो एब्सोल्यूट है। आज भी यदि मुझे किसी निर्णय को लेने के लिए बहस करनी पड़े तो मैं फ्री नहीं हूं। ओके। क्योंकि एक बंदा है सामने जो उस चीज को सही गलत के तराजू में तोल के ही निर्णय लेने लगा है। मुझे ऐसा लगता है जो सच होता है ना वो समय और काल के परे होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदल सकता और वो किसी तर्क के हिसाब से प्रभावित भी नहीं होगा। तो जो सच है, जब आप सत्य के हिसाब से निर्णय लेने लगते हो तो आप फ्री हो। लेकिन बाकी सारे निर्णय आपके समय और काल से प्रभावित है। आप आज कुछ लोगे, कल कुछ लोगे परिस्थितियों के हिसाब से, एंड देन यू विल डिफेंड इट ऑल्सो, होता ही है। तो जो रियल फ्रीडम है वो तभी आ पाती है जब या तो आपने सब पढ़ लिया, सब जान लिया। आप जब तक लिमिटेड हो तब तक बायस्ड हो। कई जगह बाय फोर्स लिमिटेशंस है, कई जगह बाय चॉइस लिमिटेशंस, पर है तो लिमिटेड ही। जितने भी लोग इवॉल्व कर रहे हैं लाइफ में, जो पढ़े जा रहे हैं और वो हर तरह के, क्योंकि आप सारे अनुभव लोगे इस बात की गारंटी नहीं है। आपकी ज़िंदगी लिमिटेड है, आपको 70 साल 80 साल 90 साल से ज़्यादा तो जीना नहीं है, जिसमें लास्ट के 20 साल तो आप क्या ही अनुभव लोगे। एग्जैक्टली। तो दवाइयाँ खा के जी रहे हो। आपके जो अनुभव का पीरियड होता है 50-60 साल ही है, जो 20 साल से 60 साल के बीच का है मोस्टली। इस 40 साल में आपने सारे अनुभव ले लेने, सब पढ़ लेना है, तो हर कोई तो नहीं कर सकता। तो आप क्या करते हो, आप दूसरों के अनुभव से सीखते हो, उनसे उनके जो अनुभव हुए, और फिर खुद को फ्री करने की कोशिश करते हो। पर लोग वो भी नहीं करते। लोग बिलीफ सिस्टम पे अटक जाते हैं, लोग ईगो पाल लेते हैं। यार मैंने पढ़ लिया, मैं ही सही। मेरी हमेशा दुविधा यही रही है कि मैंने यदि एक तरह की मेडिसिन पढ़ ली तो फिर मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ लाइफ लॉन्ग, उसने दूसरी पढ़ ली तो उसको डिफेंड कर रहा है। एब्सोल्यूट फ्रीडम तो वो दे पाएगा, एब्सोल्यूट डिसीजन तो वो दे पाएगा जिसने सब पढ़ा है, एंड देन बिना किसी दबाव भाव के वो उस चीज़ को प्रपोज कर सके आपके पास। नॉलेज हमेशा एक बैगेज लेके आता है, और वो बैगेज नॉलेज से ही दूर होगा। आपने यदि एक नॉलेज ले ली तो उसका एक बैगेज, फिर दूसरी ले उसका एक बैगेज है। पर वो जब सब कुछ जब वो स्केल कर देते हो आप, तो फिर वो नॉर्मलाइज जाता है। पर जब तक हम लिमिटेड नॉलेज लेकर
आर्गूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू विन अवर ईगो। हमारा ईगो है, हम उसको हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि हमने तो सीख लिया। तो आप गौर से देखोगे जो मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के डिस्कशंस होते हैं उसमें हर व्यक्ति अपने ईगो को लेकर अड़ा रहता है, जबकि पुराने ज़माने में जो शास्त्रार्थ होते थे वो ईगो के बेस पर कम होते थे। वो देखते थे कि इस डिस्कशंस में निकल क्या रहा है। हम जैसे दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, हमने अपना, और फिर हमने एक नई चीज़ निकाल ली, यार ये भी तो हो सकता है। दैट इज कॉल्ड रियल तर्क और डिस्कशन। यदि मैं सिर्फ आर्गूमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको गलत साबित करना है, तो उससे कोई नतीजा कभी नहीं निकलेगा। देयर इज नो एवोल्यूशन। आजकल अधिकतर लोग ही कर रहे हैं। सर अभी जैसे आपने पूरी चीज़ बता दी, अगर कोई एक बंदा है वो ये जानना चाहता है कि मैं इस फ्रीडम को कैसे अचीव करूं, कि मेरे जो मन में जो थॉट्स हैं वो फ्री हो जाएं किसी भी इन्फ्लुएंस से, जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं मैं उसके थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ वो भी थोड़े से हट जाए, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे जाके उसको लगे कि हाँ नाउ एटलीस्ट मैं थोड़ा तो फ्री हो गया? मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ। ठीक है। अभी बांग्लादेश में एक कांड हुआ। ठीक है। एक व्यक्ति को भीड़ ने घेर के मारा, उसके बाद आग लगा दी। सबके दिमाग में कॉमन सेंस तो था ही, पर वो डेटा पॉइंट से इन्फ्लुएंस थे, एग्रेसिव थे, उन्होंने वो कर दिया। आप ये मान के चलो, हम हिंदुस्तान में हैं, बिल्कुल, आप यहाँ पर रामचरितमानस में आग लगा दो, ठीक है, यही लगा देता हूँ मैं, जितने भी लोग होंगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बुरा लगेगा, पर ऐसा नहीं कि इसको मार देना चाहिए, इसको, ठीक है, उसका निर्णय था, ईश्वर उसको देखेगा। तो हमने क्या किया, एक चीज से अपने आप को फ्री कर लिया। ओके। यार मैं थोड़ी ना ठेकेदार हूं उस चीज का, उसके कर्तव्यों का ठेकेदार मैं नहीं हूं। ये बहुत बड़ी फ्रीडम है। ओके। जो इस चीज से फ्री नहीं हो पा रहे लोग, हर चीज की ठेकेदारी लेने वाली ना, क्योंकि आप, ये तो बहुत देर की बात है कि आप सही हो गलत हो। पहले तो गेटिंग इन्फ्लुएंस इटसेल्फ इज अ बैड थिंग, बिकॉज आप हर चीज के लिए जिम्मेवार भी नहीं हो, ना आपके हाथ में। तो आप यहां पर वो कर सकते हो। जूते चप्पलों पे भगवान की पिक्चर अमेजोन पे बिक सकती है, बिकी। आप जिस व्यक्ति ने यहां पर, और ये मेजॉरिटी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा भी नहीं कि, समझ रहे हो, वहां पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आप क्या कहते, जोक सुना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है चैट जीपीटी में सबसे पहले राम और इसी पर रावण पे ही जोक थे, बाद में फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए, जबकि उसने इस्लाम और बाइबल पर कोई जोक नहीं था उसमें, क्योंकि उनका डेटा वैसे था। पर यहाँ चूंकि डेटा वैसे था, जोक चलते रहे, पहले से चलते रहे, तो ये फ्रीडम है। दैट्स अ फ्रीडम दैट इट गिव्स यू फ्रीडम टू इवन से समथिंग। यदि आप उस फ्रीडम को ही छीन लोगे तो इवॉल्व कैसे करोगे? आप तो वहीं अटक गए ना। तो फ्रीडम को आप माइन्यूट लेवल पे समझने की कोशिश करोगे, आप फ्री किस किस से होना चाह रहे हो। आप हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में जितने प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं, सब में एनएसजी और सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है। किसी मस्जिद में लगी है? नहीं, किसी में नहीं लगी। क्यों? सोचो, क्यों नहीं लगी? मंदिर में क्यों लगानी पड़ रही है? इतनी सी बात लोगों को सोचने को बस कर देगी। क्यों लगानी है भाई? सबको आंसर पता है, पर फ्री नहीं है ना, प्रेजेंट करने की हिम्मत नहीं ना। रखो आप कैसे। और ये तब है, मैं बता रहा हूं, जहां पर जो ये कंट्री में एक उसको सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है जो मेजॉरिटी में, समझ रहे हो, उसको डर है कि हमारे ब्लास्ट हो जाएगा। जो माइनॉरिटी में उसको डर नहीं है, क्योंकि उसका कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? मस्जिद में जाए कोई ब्लास्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि समहाउ हिंदुओं का डेटा पॉइंट्स उस चीज से फ्री है। ये पॉइंट, उस चीज से फ्री है वो। उसको ये लोड नहीं दिया गया कि तुम दुनिया भर को बदलते फिरो ना, ये फ्री है उस चीज से। उसको ये लोड नहीं दिया गया कि तुम दूसरों को गलत साबित करो, नहीं है। इस वजह से वो सामंजस्य रहा। इस वजह से यहां पर 40-50 धर्म आ गए। हर यहाँ आज भी पारसी हैं, आज भी ज्यूस हैं, आज भी बाकी जो यहाँ इंडियन धर्म तो हैं। आप सोचिए ना, ये बिना फ्रीडम के पॉसिबल नहीं था। बिना फ्रीडम के ये आज आप किसी भी क्रिश्चियन कंट्री में चले जाइए, होटल में रुकिए कहीं पे, आपको होटल में अपनी ड्रॉर में बाइबल मिलेगी। बाइबल मैंडेटरी है वहाँ होटल के रूम में, चले जाओ। फ्री नहीं हो पा रहे भाई।
आप चिपके चले जा रहे हो उस चीज से। ये छोटी छोटी फ्रीडम है, जब तक हम वहां से नहीं निकलेंगे ना, किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ओके, तो आप सर ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ से निकलना होगा, देन देयर आफ्टर हम फ्रीडम की। क्या हमें इतनी फ्रीडम है कि हम जाएंगे और हमें कोई मारेगा नहीं किसी वजह से? इंसान है, वो भी तो इंसान ही है भाई, एक ही ऊपर वाले ने बनाया, उतनी तो फ्रीडम है नहीं। तब तो हम अपनी फ्रीडम की बात करेंगे। आज तो हमारी जो पूरी जद्दोजहद इस बात पर है कि हम जिंदा भी रहेंगे। यदि हमारी फ्रीडम वहीं अटक गई है तो हम नेक्स्ट लेवल इवॉल्व कर ही नहीं सकते। तो जो कह रहा हूँ कि समय और काल के हिसाब से आप उसको अलग अलग लेवल पे डिफाइन करते हो। इतना एक बहुत बड़ा पीरियड निकल गया जब शायद यहाँ पर लोगों को क्या कहते हैं, जीने के लिए भी कि हम 60 साल जिएंगे, 40 साल जिएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम थी कि यार उस व्यक्ति ने जी लिया साला 40 साल, क्योंकि उसने हर तरीके से हर चैलेंज को काउंटर करके निकाल लिया। सो ऐसा नहीं है कि जब जो भी यहाँ आया उसको मोक्ष ही प्राप्त करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। हमें जो जितने लिमिटेड इन्वायरमेंट में जो भी फ्रीडम अचीव करनी है वो करनी चाहिए। वो एब्सोल्यूट फ्रीडम हो सकती है, बट सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि, और पता फ्रीडम का सुख बड़ा जबरदस्त है, जो लोग तभी समझ सकते हैं जब वो फ्री होते हैं। जैसे कि आप कई बार पिंजरे में बंद जो कबूतर होता है या जो भी तोता होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि यही बेस्ट है, और यदि आप उसको बाहर छोड़ भी दोगे ना तो वो घूम फिर के वही चला जाएगा। उसको नहीं रियलाइज हो पाता जब तक कि वो अनुभव ना करे कि यार खुला आसमान और ये उड़ना और किसी पे टेंशन नहीं लेना और कहीं भी जाके बैठ जाना, ये तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक आप उन शाकलों से बाहर नहीं निकलोगे। और ये समझाना या वर्बली किसी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। ये अनुभव होता है। अनुभव होता है कि आप, जैसे कि आपकी आज की डेट में, मैं जब इंटरमीडिएट पास किया और इंजीनियरिंग में जा रहा था तो मेरे लिए इतनी फ्रीडम भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, ये मेरा डिसीजन। वो फ्रीडम भी मेरे पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप को सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि दाल रोटी का जुगाड़ तो करो भाई, तब तो मिलेगी तुम्हें वो फ्रीडम। तो आपका पूरा फोकस पहले उस फ्रीडम को अचीव करने में चला गया कि पहले दाल रोटी का जुगाड़ कर लेते, देन वील डिसाइड कि यार जिंदगी में करना क्या है, राइटर बनना है कि साइबर एक्सपर्ट बनना है, क्या बनूं बाद में देख लेंगे। बट वंस यू रीच देयर देन यू इवॉल्व। ये हर आदमी कर रहा है। मैं सबको एकदम से एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकता। हर आदमी को वो जर्नी तय करनी है, धीरे 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 जाके ही वो रियलाइज कर पाएगा कि यार असलियत तो ये थी। सर आपने बताया कि मतलब वो स्टेट अलग होती है, तो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप कितने फ्री हैं? तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता की जर्नी तय कर रहा हूँ। ओके, मैं भी इवॉल्व भी कर रहा हूँ। अभी जिस उम्र में पहुँचा हूँ कुछ चीज़ों को लेकर फ्री हूँ, पर एब्सोल्यूट फ्रीडम तो मेरे पास भी नहीं है। कुछ चीज़ों की जैसे जो फ्रीडम है, और वो तभी हो सकती है जब, आज मैं सुबह एक साधु से मिला और उन्होंने मेरे से कहा कि जब मैं साधु बना तो लोगों ने मेरे से कहा यार तुम एक आश्रम में जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे खाने पीने का जुगाड़ हो गया है, कल के दिन वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे तो क्या करोगे? ओके। तो बोले पता नहीं। बोले पर ऐसा तो है नहीं कि वो ठेकेदारी लेके बैठे तुम्हारी? बोले हाँ। तो बोले उसने जब मेरे से पूछा तब मैंने सोचा, उससे पहले मैं इस थॉट से फ्री था। ये थॉट भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं करूंगा क्या। तो मैं तो पहले फ्री था ना। मैंने कहा यार उस समय देखेंगे, अभी फ्री, अभी क्या टेंशन लेना, अभी मेरा पर्पस क्या है वो पूरा कर रहा हूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका ये थॉट। मैंने कहा, और मैंने इस चीज को ऐसे लिखा कि जब तक मैं एक एश्योरेंस नहीं ले लूं कि यार मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए कि मेरा खाने पीने और उसके ऊपर मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मेरी थॉट ऐसे कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन, तो मैं इस थॉट से फ्री हूं। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, मैं दोनों कोई गलत सही नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा ये करो वो करो। साधु के सोचने का तरीका अलग है, पर उस साधु वाली स्थिति में पहुंचने के लिए आपको ईश्वर पर इतना विश्वास होना होगा कि वो तुम्हारा टेक केयर कर लेगा। वो नहीं होता हम लोगों को। हम अभी भी ये सोचते हैं कि हम ही अपना, एक गीता में श्लोक आता, अन्यन्यो श्रोष्यन्ते माये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। योगक्षेमम वहाम्यम का मतलब है, आपने LIC देखा, लाइफ
इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लाइफ Corporation. जो LIC है, जो जीवन बीमा निगम, उसमें नीचे लिखा होता है योगक्षेमम वहां। ओके. क्यों लिखा होता है? योगक्षेम का मतलब होता है आपके खाने पीने रहने का जुगाड़, वहां मैं वहन करूंगा, मैं उठाऊंगा ये खर्चा पूरा। तो जो बाकी श्लोक कहता है, ये भगवद गीता से लिया गया, जो बाकी श्लोक कहता है वो कहता है कि यदि आप दूसरों यदि आप दूसरों के चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, ना आप दूसरे से जल रहे हैं, राग द्वेष अहंकार लालच भय घृणा, इनसे दूर हो गए आप, और आपकी वजह से किसी का कोई अहित नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति का योगक्षेम भगवान कहते हैं मैं खुद उठाता हूं। तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। चिड़िया के खाने का जुगाड़ कौन करता? ईश्वर ही कर रहा है। कोई स्टोर करके तो रखा नहीं होता उसने कि नहीं ऐसा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी, देखिए आप 99% वर्ल्ड बिना किसी रोजी रोटी के चल रहा है, वो कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं कर रहा है। मैं दूसरे क्रिएचर्स की बात कर रहा हूँ, इंसान तो 1% मानता हूँ, बाकी क्रिएचर 99% दुनिया है। तो जो 1% है, उन्होंने रोजी रोटी को इतनी महत्वता दे रखी है कि हम जब तक 9 से 5 की नौकरी नहीं करेंगे तब तक तो हम खाना पीना नहीं मिलेगा साला। और ये खुद भी उन्होंने अपने चक्रव्यूह बना रखे हैं, शायद मिले भी ना, क्योंकि वो खुद ही एक दूसरे को काटने को तैयार है। एक ने स्टोर कर रखा है, एक ने खाने को नहीं देना, वो कह रहा है जब तक काम नहीं करेगा मैं दूंगा नहीं। तो सारी बवंडर उन्होंने पाल रखे। पर सवाल ये है कि यदि मैं ये सोच लूं कि नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इनसे और मैं हमेशा सच्चिदानंद स्टेज में हूं, तो ईश्वर कह रहा मैं खुद देख लूंगा तेरा। तो क्यों तू फिर मेरे लिए वो चिड़िया की तरह ही है, जब उसका मैं देख रहा हूं तेरा भी देख। एंड इट हैपेंस। Okay. जब आप सब कुछ छोड़ देते हो तो सब आपके साथ आना शुरू हो जाता। आप जब तक पकड़ते रहते हो तब तक चीजें छोड़ने की गुंजाइश रहती, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे कुछ हो। जब आप छोड़ना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, फिर वो, एंड आई हैव डिस्कस विद मेनी पीपल, कुमार विश्वास के संग मेरा डिस्कशन हुआ इस पर बड़ा लंबा, और बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में तब चीज़ें अचीव करना शुरू कर पाए या विजिबल होना शुरू हुई जब हमने चीज़ें छोड़ना शुरू कर दी। हमने नहीं चाहिए तो आना शुरू हो गए। हम चूंकि कलेक्शन एजेंट बने रहते हैं तो इसलिए चीज़ें लिमिटेड होती है लिमिटेड होती है। हमें लगता है हम एंड यू फील हैप्पी विद डूइंग दैट। ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है यार हमने बड़ा अचीव कर लिया, पर एक्चुअली पोटेंशियल आपका असीमित है। वो आपको तब रियलाइज होगा जब आप फ्री होगे। अभी आप उस सोच में घुसे हुए, जब आप दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हो ना, तो दुनिया आपके लिए करना शुरू कर देती है। लेकिन हम उस थॉट तक जा ही नहीं पाते, हम अपने ही जिंदगी में फंसे रहते हैं, मैं फंस जाते हैं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा, इनको पालने। जिसने दुनिया के लिए सोचना शुरू कर दिया उसको तो फिर दुनिया देना शुरू कर देती है। सर ये थॉट जो प्रोसेस है, फिर इसको बिल्ड कैसे करें? अगर मतलब यहाँ से सब कुछ निकल के आ रहा है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि इस थॉट प्रोसेस को भी बिल्ड किया जाए, एटलीस्ट व्यूअर्स हमारे समझें। तो ये बिल्ड करने का क्या तरीका है? बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप लोगों से डिस्कशन करते रहते हैं, आपने खुद भी चीज़ें अचीव की हैं, तो उसमें इट्स नॉट अ सडन एक्सरसाइज फॉर श्योर। ओके, बहुत समय लगता है। सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी चीज़ों से विमुक्त होना पड़ता है। मोह सबसे बड़ा परेशानी करता है आपको। जब मैंने कहा था कि सारे डर का कारण मोह है, अटैचमेंट। आज मैं एक वीडियो देखकर प्रभावित हो जाऊं या दुखी हो जाऊं या इंस्पायर हो जाऊं, आइदर वेज इट इज़ इम्पैक्टिंग मी एज एन इंडिविजुअल। ठीक। तो अभी भी मैं कहीं हद तक गुलाम हूं। मेरी चेतना क्या उस लेवल पर पहुंच गई है कि मैं बिना किसी से प्रभावित हुए अपने निर्णय ले सकूं। उस तक पहुंचने के लिए आप एक लंबी जर्नी तय करते हो। मैं कह रहा हूं, जब तक आपने सब कुछ का मतलब है सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा हुआ है, तब तक ये सोचना भी बेईमानी होती है। मैंने भी अभी लिमिटेड ही पढ़ा है, मैं भी अभी इवॉल्व ही कर रहा हूँ। तो जितना मैं सीखता जाता हूँ मुझे अचंबा होता जाता है और चौंकता जाता हूँ। तो अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि मैं एक लेवल अप हूँ, पर अभी तो बहुत जर्नी है। सो दिस इज विद एवरीवन, हर आदमी के संग। और यदि आप नहीं भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन ही इसीलिए था। आप कोई गेम जीतने नहीं आए हैं, आप कोई रेस जीतने नहीं आए हैं, आप किसी रेस में हैं ही नहीं, आप सिर्फ जानने आए हैं। आपकी जर्नी सिर्फ नहीं जानने से लेकर जानने तक है। अभी आप नहीं जानते हो, अब आप जानते हो, और जैसे आप जानते हो खेल खत्म, पर्दा गिर गया। आप जादू देखते हैं, उसने एक लड़की की गर्दन काटी और यहाँ से वहाँ रख दिए, और आप घबरा रहे हैं, गूज बम्प हो रहे हैं, चेयर कांप रही है आपकी, ऐसे कैसे? वो लड़की चिल्ला रही है उसके
फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख लिए कि यार ये तो खेल ही कुछ और था, वो इस तरह से बनाई गई थी टेबल की, 2 लड़कियां थी एक नीचे के ऊपर। फिर आपने देखा उसने चुटकी बजाई, हाथी गायब हो गया। हाथी कैसे गायब हो गया? हाथी अभी तो था। मतलब आपको इमोशन उतने ही आ रहे हैं आपके। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, अरे वो तो 2 मिरर थे, वो तो रिफ्लेक्शन में ऐसा हो। फिर आप सर खुजा लेते, यार क्या बेवकूफ़ बना रहे। जब तक आप नहीं जानते तब तक आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब प्रभावित करेंगे। वो तो जादूगर का खेल ही है ना, ये दुनिया भी एक जादूगर का खेल है। वो तो आपको हर चीज ड्राइव करेगी। पर जैसे आपने जान लिया फिर आप ऐसे हो जाओगे, फिर आप मजे ले रहे होगे, यार ये क्या है यार, ये लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्या इकट्ठा किए जा रहे हैं। बट सर मुझे लिटरली नाम ले बोलो, जितने धन्ना सेठ हैं उनको लेके हंसी आती कई बार, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी वो सिर्फ पैसा कमा के मर जाएंगे। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। वो गुलाम हो गए उस चीज के कि मुझे कमाना है। दैट थॉट इटसेल्फ इज अ ट्रैप। उस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो गुलाम तो वो भी है, गुलाम तो अंबानी भी है, अदानी भी है, बिल गेट्स भी है, या जो भी इलॉन मस्क भी है। वो क्या रहे हैं? 2 का 4 के फेर में पड़े हुए हैं, तो पड़े ही रहेंगे, वो निकल नहीं पाएंगे कभी। क्योंकि एक बार आप उस ट्रैप में गए, वो फिर एडिक्शन है, फिर वो ड्रग की तरह है। और उससे बाहर निकलने, आप किसी ड्रग एडिक्ट को निकलवा के दिखाओ, वो रिवॉल्ट करेगा, चिल्लाएगा, वो प्रूव भी करेगा, वो जस्टिफाई भी करेगा, सब करेगा। वो उसी तरह की गुलामियों में फंसे। सर आप ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस को बढ़ाना या फिर इस तरह पैसा कमाना, जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, वो भी एक एडिक्शन है, वो भी गुलामी है। और मैं ये कहूँगा कि सर अगर वो ये काम नहीं करेंगे फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसके बाद लोगों के ये चीज़ आएंगे कि यार दुनिया कैसे चलेगी, सब इस चीज़ में आ सबसे पहले तो आप ये थॉट प्रोसेस से विलग होना बहुत जरूरी है कि दुनिया हम चला रहे हैं। ठीक है, दुनिया कैसे चलेगी का सवाल जो है ना, आपका है ही नहीं। ठीक है, दुनिया तो चलेगी। ठीक है, आप हो गए नहीं हो गए, आप अन्य से ज्यादा स्ट्रेस होके कोई फायदा नहीं है। आप हो नहीं है तब भी चलेगी दुनिया। इलॉन मस्क रहेगा तो नहीं चलेगी। इलॉन मस्क इतनी बड़ी गैलेक्सी में, इतनी बड़ी उसमें एक तो अर्थ है, अर्थ में भी एक बंदा है, वो ठेकेदारी लेके बैठा है इकोनॉमी की, और हजारों सालों से इकोनॉमी चल रही थी। सवाल ये कि ये जो थॉट मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं चूंकि नौकरी दे रहा हूं इसलिए नौकरियां मिलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नेचर है। ये नेचर अपने आप को बैलेंस करना जानता है। ये चलता रहेगा ऐसे ही। आप अपना कार्य करके निकल लो। आप यहाँ आए हो एक रोल प्ले करने के लिए, वो करो, और वो भी एक विटनेस की तरह करो कि मैं नहीं कर रहा हूं, किसी ने भेजा है, मैं कर रहा हूं, निकल रहा हूं, भाई मेरा काम खत्म। देन यू विल बी हैप्पी, फ्री। वरना जैसे आप इसमें अटैच हो जाते हो ना, तो आप दुखी रहते हो। सवाल ये कर रहे होगे, अंबानी जी भी दुखी होंगे, अदानी जी भी दुखी होंगे। अरे यार कर रहे हो, अब वो हो रहा है जो तुम चाह रहे हो, तो फिर खुशी क्यों नहीं हो? बिल्कुल, सब स्ट्रेस बैठे हैं। सारे चेयरमैन में जितने बड़े बड़े बिजनेस के लोगों से मिलता हूँ, सब, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के चेयरमैन है, उनसे भी मिला मैं 2 दिन पहले, 74-75 स्ट्रेस्ड। तो फिर आप समझ रहे हो, वो तो अचीव हुआ नहीं ना तुम्हारा। एंड दिस इज फैक्ट, एवरीबडी नोज। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। जो भी जहां है, फिर वो यदि वो कर रहा है जो वो करना चाहता है, तो वो खुश क्यों नहीं है फिर? बिल्कुल, फिर उस चीज को लेकर वो इतना कंफ्यूज या स्ट्रेस्ड क्यों है? ये इसी कारण है क्योंकि आप अननेसेसरी वो बर्डन लेके चल रहे हो। आपसे नहीं दुनिया चल रही है, पहले तो ये क्लियर हो जाए। दुनिया तो चलेगी, और दुनिया को जिस दिन खत्म होना, वो खत्म भी हो जाएगी, आपकी वजह से नहीं होगी। तो एक भूल के तू आएगा, तड़ से पड़ेगा, खेल खत्म हो जाएगा। तुम क्या कर लोगे? उसमें बनी भी आपकी भी नहीं थी। तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर बहुत कुछ फेरबदल नहीं कर पाएंगे। फाइन सर, जैसे कि एक चीज़ आती है कि मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मनी ब्रिंग्स फ्रीडम। तो ये भी चीज़ है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑफ कोर्स, मतलब हम मिलते रहते होंगे, जो मैं भी थोड़ा चीज़ें देखता हूँ कि क्या आपको सही में लगता है कि जो पैसा है ये कुछ फ्रीडम हमें दिला देता है, या फिर उस लेवल पे पहुंच के, जैसे आपने कहा स्ट्रेस्ड होते हैं लोग, तो वो स्ट्रेस किस तरीके का होता है? मेरी नज़र में तो वो स्ट्रेस और ज़्यादा खतरनाक होता होगा, क्योंकि मैं हूँ, मान लीजिए मैं अगर स्ट्रेस ले रहा हूँ तो ठीक है यार, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मतलब अगर कंपेयर को तो मिलियनर्स के हिसाब से, लेकिन उनके पास तो पूरी दुनिया का कंट्रोल है, और अगर वो स्ट्रेस है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो वो स्ट्रेस किस लेवल का होता है, और क्या पैसा ये फ्रीडम दिला देता है, हैप्पीनेस दिला देता है? हमें सिर्फ आधा सच पता होता है किसी भी पिक्चर का। मैं जब किसी सांसद से या किसी बिजनेसमैन से मिलता हूं, तो मुझे दूसरे तरह का एंगल देखने को मिलता है। ठीक। मनोज तिवारी जी सांसद हैं दिल्ली के। एक दिन उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे बुलाया, मैं सुबह सुबह पहुंच गया, तो
सो के उठने वाले थे तो अचानक उनका एक सेक्रेटरी आया, बोला तो 11 बजे तो एक इनॉग्रल है, और तो बोले यार ब्रेकफास्ट तो हो नहीं पाएगा, तो एक काम करो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं तो भूख लगी है तो बोले पराठे रैप कर लेते हैं। तो उसने पराठा उनको बोला, उन्होंने उनके कुक ने कुछ पराठे वराठे एक फाइल में रैप किए, हमने रखे और गाड़ी में बैठ गए। अब चल पड़े, अब गाड़ी में बैठे बातचीत शुरू हो गई, पराठे खा नहीं पाए, इतने में जहाँ पहुँचे तो वहाँ पर आ गए वो, उसमें लग गए, फिर वो स्पीच और फिर वो दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, वो पराठे रह गए। और हम फिर जहाँ जा रहे हैं फिर ऐसे ही बैक टू बैक कुछ चल रहा है। फिर मुझे कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हैपेजल्ड हो चुका था मेरा दिन। रात के 2 बजे हम घर पहुँचे, वो पराठे वैसे के वैसे थे और हमने कुछ नहीं खाया था। और कमाल की बात है कि हमारी एनर्जी लेवल पूरी थी, ओके, फुल एनर्जी। ये इंसान की एक अजीब सी वो है, जब आपको हाई मिलना शुरू होता है तो भूख नहीं लगती, फिर आप उस हाई से जिंदा रह लेते हो। वो जहाँ जा रहे हो 2 काजू खले वो उसी सर्वाइव कर गए, ऐसा चल रहा था। तो जब रात को 2 बजे उनके यहाँ बैठ के फिर हमने कुछ खिचड़ी पिचड़ी खाई, तो मैंने बोला ना मुझे ना आपकी लाइफ नहीं चाहिए मैं लिटरली के बोल रहा, क्या है जरा सुबह से घूम रहे हैं, एक और खाने को नहीं मिला। तो मेरे वो देखने लगे और बोले मेरी हर दिन ऐसी होता है तो हमें आधा सच पता होता है कि वो रेड कार्पेट पर उतर रहे हैं, लोग कैमरा लेके दौड़ रहे हैं, पर ये तो एक एंगल बताया मैंने। ऐसे और भी 50 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर की जिंदगी में, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं है या सुखी नहीं है, जिस चीज को आप बोल रहे हो। अब आप कह रहे हो पैसा सुख देता है, एक्चुअली पैसा सुख नहीं देता। ओके, हमें पता क्या होता है, पैसे से आपने क्या किया, आपने गाड़ी खरीदी। ठीक है। अभी एक बंदा है जो पकड़ा गया है, जो इसके ऊपर यूट्यूबर, कानपुर के पास का ही है कोई, तो वो उसने पिछले 20 महीनों में, नहीं 15 महीनों में 20 गाड़ी खरीद ली, ऐसा कुछ कर लिया। सारी लंबोर्गिनी से लेकर सारी, और बेरोजगार, 9वीं फेल बंदा है वो आप देखिए 9वीं फेल है, मतलब 2.5-3 करोड़ का महीना पीट रहा है भाई। ऐसे बहुत सारे हैं, पर चूंकि ये केस है तो आपको पैसा आया, आपने गाड़ियां खरीदनी शुरू की, 1 गाड़ी, फिर 2 गाड़ी, फिर 10 गाड़ी, 15 गाड़ी। डू यू थिंक दैट इज गिविंग हिम हैप्पीनेस? दैट इज गिविंग हिम हाई क्या मेरे पास चला एक भी नहीं रहा उसने, उसमें वो भी दिखाया, अभी रिपोर्ट में लिखा है कि वो एक भी नहीं चलाई उसने, फिर वो एक ये चलता था, फिर उसने एक ऐसी वाली लाइफ चली। तो फिर रखने के लिए कैसे हैप्पीनेस आ सकती है? आपने खरीदी, रख लिया, हाँ मेरे उसमें इतनी सारी गाड़ियां हैं, मैं सुबह सुबह उठता हूँ, डज इट मेक एनी सेंस? प्रैक्टिकल सेंस तो इसका नहीं दिखता मुझे। इसी तरह मैंने देखे लोग घर बनाया, जैसे एंटिलिया है ना, ऐसे ही दुबई में या यूके में मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, उन्होंने ये देखो घर दिखाएंगे, बीच रिसोर्ट टाइप, ये है वो है, और वो एक दिन नहीं रह रहे होते उसमें। मैं जब जाऊंगा उस दिन भी भागी दौड़ में रहते हैं। तो बनाया तो तुमने इतने उससे था क्योंकि ये तुम्हें सुख देगा, पर तुम वहां रह भी नहीं रहे हो। हार्डली महीने में 2 दिन या 3 दिन के लिए आते हो रहने, खाली पड़ा रहता। तो पैसे से आप क्या कर रहे हो, वो हाई लेने की कोशिश कर रहे हो कि यार मेरे पास है, तेरे पास नहीं है, बस इतना। बिल्कुल, तेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। वो जो कंपैरिजन हाई है ना, वो ले रहे हो आप, सुख नहीं ले रहे हो। उससे जो आपका डोपामिन हिट हो रहा है, उस चीज का मजे ले रहा है कि हाँ भाई देखो मैंने इतने शादी की, सबको फ्लाइट से बुलाया, ठीक। दैट इज अ मेंटल सेटिस्फैक्शन, दैट्स इट, इट्स नॉट रियल हैप्पीनेस। और ये हर एक पैसे वाले के संग हो रहा है। देखा आपने, अंबानी जी ने शादी की, 5-4 करोड़ फूंक दिए, क्या मिल गया उससे? प्रैक्टिकली देखा जाए, इट वॉज इट हैप्पीनेस? नो, इट वॉज हाई, अ डिफरेंट लेवल हाई। किसी को बुलाऊंगा, उसको नचा दूं, ये है और यदि मान लो उस हाई को भी हैप्पीनेस में मान लो, यार वो हाई भी तो हैप्पीनेस, तो भी तात्कालिक है, ओके, खत्म, चला गया वो। तो ये चीज जो सस्टेन कर ही नहीं रही है, वो आपको खुश बनाएगी नहीं, वो आपको दुख देगी। जैसे वो आपसे चली जाएगी, वो दुख देगी। आज है तो हाई है, कल चली गई। लोग जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसका हाई लेना शुरू कर देते हैं कि सल्यूट साहब, सलाम 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 साहब। जिस दिन नहीं है डिप्रेशन में, फिर इतना दुख कि वो सुसाइड कर लेगा, इतना दुख, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा है, किसी को मतलब ही नहीं। तो ये चीजें, चाहे पैसा हो, चाहे पावर हो, चाहे इन्फ्लुएंस हो, ये दिखता है बाहर से कि सुख दे रही, देती नहीं। मैं कह रहा हूं आधा सच पता होता है। जब आप उस परिस्थिति में होते हो तब आपको दूसरा एंगल समझ आता है। फाइन। तो सर क्या फ्रीडम और हैप्पीनेस ये रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल। यदि आप फ्री हैं, पर आप फ्री होना क्यों चाहते हैं? हैप्पीनेस के लिए। बिल्कुल।
क्योंकि आप नहीं तो चीज़ों से उलझे हुए हैं ना, यार ये ना प्रमोशन हो जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। बहुत कॉल आते मेरे पास, मैंने कहा प्रमोशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर खुश होऊंगा मैं, आज नहीं हो सकता मैं खुश, क्योंकि मेरे यार 2 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा। मतलब उसका दुख इस चीज़ पे फंस गया है कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। और फिर मैं उसको एक ज्ञान देता हूँ कि भाई तू 84 लाख करोड़ यूनियों के बाद पैदा हुआ था, सांप चचुंदर सब कुछ बन के इंसान बन गया, इसलिए कि तेरा प्रमोशन होके तू डायरेक्टर बन जाए, डज इट मेक एनी सेंस? कह रहे नहीं यार। तो मैंने कहा फिर हो जा फ्री, बाढ़ में गई प्रमोशन। तो आज भी फ्री है, आज भी डायरेक्टर है। तो आपको जब तक आप इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हो, फ्री नहीं हो इसलिए खुश नहीं हो, जैसी फ्री हो फिर तो आप आनंद की अनुभूति करोगे। फिर क्या, लेकिन सर ना कोई छीन सकता है आपको, ना कोई दे सकता आपको। इस डिजिटल वर्ल्ड में, मतलब अपनी कॉन्वर्सेशन को उधर लाऊंगा कि जब हर चीज़ हमारी ऑन रिकॉर्ड जा रही है और हम इतने डेटा से इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसे आप कहते हैं कि हम वही है जो हमें डेटा जैसे मिलता है, और कंसिडरिंग उसको डिजिटल वर्ल्ड में लिया है तो और ज़्यादा डेटा जो भी हम देख रहे हैं, स्टेटस हो, व्हाट्सएप हो, सब। तो इस सिचुएशन में फ्री होना कितना मुश्किल है किसी आदमी के लिए? मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि जो डिजिटल वर्ल्ड में आदमी रहेगा वो थोड़ा बहुत भी फ्री हो पाएगा। डिजिटल वर्ल्ड क्या रियल वर्ल्ड हो या डिजिटल वर्ल्ड हो, आपकी फ्रीडम आपके हाथ में। Okay. आप डिजिटल वर्ल्ड में भी क्यों हो? क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड के गुलाम हो। पहले तो आप डिजिटल वर्ल्ड से फ्री होकर दिखा दो। पॉइंट है। आप फोन को यदि बार बार देखना पड़ रहा है और आपको फॉलोवर चेक करने पड़ रहे हैं बिल्कुल, और आप देख रहे हो व्यूज कितना है, तो फिर आप गुलाम तो तब भी हो। तो हर जो चीज जो आपको आदत वो बना रही है, आपकी कमजोरी बन रही है, वो आपको गुलाम बना रही है। आपको चीज से मजा आने लगा ना कि यार देखो 2 मिलियन चले गए, तो इसका मतलब आप गुलाम हो गए, अब आप फंस गए, ट्रैप में आ गया। आप कर रहे हो, हुए नहीं हुए सानू की, तो आप आजाद हो। फिर आप मजे ले रहे हो काम के, उसके आउटकम के नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म के मजे लो, फल तो जो होना हो ही जाएगा, उसका तुम्हारे हाथ से लेना देना नहीं है। यदि होता तो हम जितने ज्ञान की बात करते हैं उससे 1 लाख कम ज्ञान की बातें करने वाले के 100 मिलियन व्यूज चले जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर काहे का टेंशन यार, मतलब उसका प्रारब्ध उसको दे रहा है। ये देखो 2.5 करोड़ रुपए महीना पीट रहा था जो बंदा, वो कोई बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट था नहीं। तो इसलिए आप फल के ऊपर मत जाओ। यदि फल आप हमारा फल और उसका फल कंपेयर करेंगे तो देयर इज नो सेंस। मैं अपने कर्म के मजे ले रहा हूँ, वो अपने कर्म के मजे ले रहा है, हमारे हाथ में कर्म। लेकिन सर जहाँ हम पैदा होते हैं हमें वो नहीं पता होता, वो हम चीज़ डिसाइड नहीं करते, हम मरेंगे कब हमने डिसाइड नहीं किया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल मतलब हमें लगता है कि हम बंधे हुए उन सब चीज़ों से। जैसे हमें पेरेंट्स मिले, उनके थ्रू हमारी परवरिश हुई, जब हम बच्चे थे साथ में सोसाइटी में क्या रहा, उसके थ्रू हमारी साइकोलॉजी डेवलप हुई, सब चीज़ हुई। तो हम एक्चुअली में फ्री तो है ही नहीं, या फिर ऐसा है कि हम फ्री कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो ये है जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। पर ये तो सबके साथ है। बिल्कुल। उसमें से कुछ लोग तो कोशिश करते हैं फ्री होने का, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं अंदर पता है, हमारे जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो हमें फ्री ही करना चाहती है। Okay. पर हम किसी न किसी सामाजिक दबाव में या उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो निर्णय नहीं ले पाते। पर दिस इज द वे वी इवॉल्व। वही मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है, आपको खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, और उस समय मैं आपको ज्ञान दे दूँ बिठाने के कि यार फ्रीडम ये है और फ्रीडम वो है, तो आपको कि यार क्या बकवास कर रहे थे। अभी मुझे 2 घंटे बाद खाने का जुगाड़ नहीं मेरे पास, वो सुनेगा मेरा वीडियो क्योंकि यार ये आदमी जी पागल आदमी है। वो नहीं समझा सकता उसको, और ही इज़ राइट। तो पहले वो उस चीज़ से तो फ्री हो जाए। उस चीज़ से फ्री होने के बाद 2 ही तरीके हैं, या तो वो अन्योन्य शोष चिंता वाली परिस्थिति में आ जाए, और या फिर वो मेहनत करके कमा ले। ये ज़्यादा प्रेडिक्टेबल दिख रहा है कि मेहनत करके कमाऊंगा तो मिल जाएगा, ये पता नहीं ईश्वर ने नहीं दिया तो कल के दिन वो मर जाएंगे। इसलिए उधर लोग कम जाते हैं, इधर ज़्यादा चले जाते हैं। पर आइदर वेज पहले उसको उससे फ्री होना है। जब आप उससे फ्री हो जाते हो कि हाँ भाई मेरा ये जुगाड़ हो गया, फिर आप को अमित दुबे की वीडियो पसंद आते हैं कि हाँ भाई ये कुछ बात सेंसिबल कर रहा है, उससे पहले नहीं आएंगे। तो हम अभी उस स्थिति से थोड़ा सा आगे आ गए, इसलिए शायद ये बकवास कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम अभी भी वही फंसे होते तो हम भी वही चुटकुले सुना रहे होते कि भैया देखो यही ज़िंदगी है। लेकिन होता क्या है कि हो सकता है इसके आगे हम जाएंगे तो हम कुछ और इवॉल्व बातें कर रहे होंगे।
ये वही समझ सकता है जो उस स्टेज तक पहुंचे। मैं जब अलग अलग लेवल की जो रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया में लोग, उनसे मिलता हूँ। एक मेरे साथ का इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का था, वो IAS बना, तो एक DM था एक जिले का। मैं गया तो मिला, मैं बैठे, हम लोग गप्पे मारे थे, तो बाहर 2 MLA आए, वो बैठे हुए थे। तो उसने आगे बोला, साहब MLA बैठे हो। बोला हाँ बिठाओ ना, आएंगे थोड़ी देर में। तो मुझे लगा वाह मेरा दोस्त, मतलब क्या बात है। तो हम आधा पौन घंटा बैठे, उसके बाद निकला बाहर, तो अच्छा हाँ बुला बुला। तो मैंने कहा तुमने MLA को मतलब 1 घंटा बैठा दिया, क्या टॉर है तुम्हारे ऐसे करके? तो बोला जब तुम इस पोजीशन पे आ जाओगे ना तो तुम भी यही कर लोगे, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो, इसलिए तुम्हें वो चीज बड़ी दिख रही है। ओके, व्हेन यू इवॉल्व एंड रीच टू दैट पोजीशन, दैट बिकम्स नॉर्मल। यही सबके साथ है। हम इवॉल्व कर करके, जैसे मैं पहुंचता हूँ हमें वहां से दिखना शुरू होता है। जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, जहां पहुंच जाएंगे तब मुझे वो और ज्यादा एरिया दिखेगा, फिर और ज्यादा एरिया दिखेगा। सो वी ऑल आर इन दैट जर्नी। जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना देखना शुरू करेंगे। जो व्यक्ति अभी नीचे है उसको उतना ही दिख रहा है और उसको वही प्रॉब्लम अभी पहले सॉल्व करनी। सो माई लेक्चर और आवर डिस्कशन इज नॉट फॉर एवरीवन। बिल्कुल, दिस रिक्वायर्स बेसिक लेवल ऑफ एवोल्यूशन फर्स्ट। बिल्कुल सर। वो रिक्वेस्ट जो आ रही थी मतलब फ्रीडम की, काफ़ी मैंने देखा, मतलब 10-15 कमेंट थे, मैंने पुरानी पॉडकास्ट भी देखी उन सब चीज़ों में। तो आई थॉट कि ये डिस्कशन भी करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था क्वांटम वाला जो हमारा एपिसोड था ना, वो भी बहुत लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख उस पर भी व्यूज़ आ गए। तो आई थॉट थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन था हमारा वो, और उसमें आपने पूरा क्वांटम फिजिक्स समझाई थी, किस तरीके से इंडियन फिलोसफी में भी बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं उसके थ्रू। तो वहाँ से मुझे लगा कि हम ये भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो लोग और व्यूअर्स हैं जिनको ये एस्पेक्ट भी समझना है स्पेसिफिकली, फिर वो बात आती है कि अमित सर एक ही बात क्यों करें। तो वो अमित सर बहुत सारी बातें करते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप वो सही जगह जाके उनको देखें कि जहाँ उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट चीज़ों के बात की हुए हैं। यहाँ साइबर सिक्योरिटी तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी हम अपने इसको थोड़ा सा और वाइड करें। सर आपने एक चीज़ कही थी कि जब फ्रीडम आ जाता है स्टेट में, कि थॉट भी नहीं है माइंड में, वो एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड अगर समझा पाए, आई नो समझा पाना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वो तो जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा शायद वो ही समझ पाएगा, बट वो पर्टिकुलर मिनट या सेकंड वो कैसा फील होता होगा? आप चले जाओ कहीं, जो मेडिटेशन करते हैं लोग, ओके, डीप मेडिटेशन, उनको बिल्कुल वैसा फील होता। वो अब आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊं तो आपको जो इजैकुलेशन में फील होता है उसका 1000 टाइम्स ज़्यादा फील होता है। इट्स लाइक दैट। आप सोचोगे मेडिटेशन में, हाँ, क्योंकि यू रीच टू दैट लेवल जहां पर वो सस्टेन कर रही होती है चीज। जो जिस डोपामिन की आप बात कर रहे हो, यू आर एबल टू सस्टेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर नो थॉट। एक्चुअली जब ओशो ने लिखा ना संभोग से समाधि तक, वो यही कहना चाह रहे थे कि उस मोमेंट यू आर थॉटलेस, इसलिए आपको इतना प्लेजर फील होता है। लेकिन वो चीज आप अचीव कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन ऑल्सो। थ्रू थॉटलेसनेस ही तो अचीव करनी है। एंड whoever is doing it, they realize it, they reach to that level. लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ इसके साथ बताऊं, it is not which is dependent on others. जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि you can feel something without being dependent on someone else, तो वो सस्टेनेंस अचीव हो जाती है, बिकॉज आप अपने आप से कनेक्ट होते हो। जो मैं आपसे बार बात कर रहा हूँ कि हम जिसको अपना मान के बैठे हुए हैं, या जिस बॉडी को या जिस शरीर को जिसको लेकर लगाव है, या जिन रिलेशंस को, आप उसके परे हो। और जब आप उसको पहचानना शुरू कर देते हो तो आप एक अलग सुख की अनुभूति कर पाते हो। यही वो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जहाँ पर हर आदमी जा रहा है। जो कहते हैं कि लॉ लग गई, अब लॉ किससे लग गई? लॉ लग गई। आपके अंदर ही लॉ थी भाई, कोई बाहर से लॉ नहीं लग गई। जो वो फकीर बन के नाच रहा है, डांस कर रहा है, वो गा रहा है, वो बुल्ले शाह है, जो भी है, वो ही इज नाउ कनेक्टेड एंड वो अपने आप को देख पा रहा है और उसको मजा आ रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हो। और दैट इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम। फाइन सर, कुछ टिप्स मेडिटेशन पे भी देना चाहेंगे क्या? बिकॉज साइबर सिक्योरिटी पे हमने बहुत टिप्स आपसे ली है कि कैसे अपने आप को सेव करें, बट अपने थॉट्स को कैसे बचाएं इन्फ्लुएंस होने से। मेडिटेट कैसे लोग करें, आजकल बड़ा चलता है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इतना सारा है, तो लोग मेडिटेशन की तरफ दोबारा से जा रहे हैं। आई थिंक पिछले 10-12 साल में जितना हुआ उतना शायद 50 साल में लोग इधर नहीं गए होंगे। तो उस पर कुछ आप पॉइंट
देखिए मैंने भी काफ़ी लेट शुरू किया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे मैं मिलता था जो बहुत वेल नोन लोग हैं, आप सब जानते हैं उनको। तो जब मैं उनसे मिलने जाता था, सेलिब्रिटीज़ की बात करूँगा जो बॉलीवुड के भी हैं इधर के भी, तो वो कई बार जब उनके घर जाऊँ तो कहते थे साहब अभी मेडिटेशन में। ओके। तो मैं वेट करता था बाहर बैठ के, फिर वो 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद आते थे चाय कॉफ़ी। ऐसा बार बार मैंने नोटिस करना शुरू किया। तो मैं क्यूरियस हो गया, मैंने कहा यार डू यू डू रेगुलर? हाँ। क्यों? तो होता है कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ चुका होता है एंड देन वी कैन डू मैनी थिंग्स, और फोकस्ड हो जाता है आदमी, आपको अपने काम से मतलब है, मतलब डिस्ट्रैक्शन कम होता है। ऐसे करके उसने कई सारे एस्पेक्ट दिखाए। बोले यदि आप करोगे तो आप भी अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो एंड देन यू कैन डू 10 थिंग्स टुगेदर। तो मैंने इस लालच में क्या दिया, शायद देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ। सो जस्ट 15 मिनट्स और हाफ एन आवर ऑफ मेडिटेशन, 15 मिनट्स ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, योगा करता हूँ 15 मिनट्स मेडिटेशन, दैट हेल्प मी टू बी काम। क्रोध ना आना हर चीज़ पे, पहले आता था जैसे वो मेरा कूल हो गया, ठीक है, इग्नोर करना चीज़ें, ये सब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती थी, बिकॉज कई बार आपने काम बिगाड़ लेते हो अपनी ही रिएक्शन की वजह से। कई बार तो मैं साइन करे उठ के आगे भाड़ बजाओ, नहीं करना, ऐसे भी हुआ, एग्रीमेंट सब कुछ डिस्कशन चल रहा, मैं नहीं करना क्योंकि कोई चीज़ पसंद नहीं। और लगा इससे फ़ायदा किसको हुआ, मतलब दे वर ऑल्सो रेडी, यू आर ऑल्सो रेडी, जस्ट सम ईगो प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें फिल्टर हो गई एंड आई फील हैप्पी, दैट्स राइट। जब वो सिचुएशन में आप होते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस करता हूँ। यदि आपको डिटेल में सीखना है तो कई सारे, एक सदगुरु की ऐप भी है जिसमें वो मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप है, उसको फॉलो करोगे तो आप अलग अलग लेवल पे मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं जो पहला लेवल है, जो शिव भैरव संहिता है या क्या है जिसका नाम बोल रहा हूँ किताब का, जिसमें भगवान शंकर ने पार्वती को मेडिटेशन सिखाया, तो 21 तरीके बताए, उसका जो पहला तरीका है वो मैं फॉलो करता हूँ, जिसको भगवान बुद्ध ने प्रैक्टिस करके निर्वाण प्राप्त किया था। उसमें अलग अलग तरीके हैं कैसे आप अपने सांस को फोकस कर सकते हो। तो जो पहला तरीका है कि जब सांस आ रही है और जा रही है, पहले आप स्टार्टिंग से करोगे, जा रही है तो आप नोटिस कर रहे हो, जो आ रही है तो उसको नोटिस करोगे, हाँ जा रही है, पहले आप इधर करोगे, करते रहो, फिर आप देखना कि जब आ रही है और जा रही है उसके बीच में बहुत माइक्रो सेकेंड पर वो रुक रही है, वो जहाँ रुक रही है वो आप, ओके, वरना ये समय है। ये समय क्यों है? क्योंकि सांस आ रही है जा रही है, ये समय है, पर जहाँ वो रुक रही है वो आपको वो पकड़ लेना है। जैसे आप वहाँ वो पकड़ना शुरू हो जाते हो, फिर आप आने जाने पर भूल जाते हो, फिर आप वहाँ पकड़ के बैठ जाते हो, जैसे आप वहाँ पकड़ जाते हो आप मेडिटेशन में आ जाते हो, फिर आप के दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा, एंड फॉर दैट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स यू विल बी इन एब्सोल्यूट थॉटलेसनेस, फ्रीडम। तो वही है ना, देखो जब थॉट ही नहीं है तो फ्री होगा ना आप। भाई थॉट ही तो फंसा रहा है तुम्हें कि ये कर लें, उसके बाद ये कर लें, फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर वो काम कर लेंगे, वो मीटिंग कर लेंगे, उससे आ जाएगा। ये क्या है? ये तो ट्रैप है। तो उससे थोड़ी देर के लिए भी यदि आप विलग हो पा रहे हो तो यू फील हैप्पी। सर ये प्रैक्टिस कितने दिन जनरली करने पे थोड़ा सा मतलब इफेक्टिव होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें? डिपेंड करता है। देखो यार, किसी को तो 2 दिन में हो जाती है, किसी को तो पहले टाइम पे ही इतना डीप मेडिटेशन चला जाता है कि आंसू निकलना शुरू हो जाता है उसके। दे स्टार्ट क्राइंग बिकॉज वो इतना उनको एहसास होता है कि यार हमने तो ऐसे कभी फील ही नहीं किया। कईयों को 21 दिन लगते हैं मैक्सिमम, जो पीरियड बोलते हैं कि 21 दिन आप करोगे तो आप पकड़ लोगे उसको, पर आपको रेगुलर करना पड़ता है, क्योंकि आपको तो पहले तो वही लगता है कि साउंड आ रही है, ये आ रही है, चिल्ल पाओ, दुनिया भर डिस्ट्रैक्ट करने को बैठी। स्लोली यू गेट इनटू इट एंड देन यू रियलाइज कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था। तो हर आदमी का अलग अलग है, कुछ आदमी का प्रारब्ध है, कुछ आदमी के पुराने संस्कार हैं जहाँ से वो थोड़ा बहुत अंदर से है उसके जीन में, वो पकड़ लेगा। तो आई हैव सीन पीपल दोज वर एबल टू गेट इनटू डीप लेवल मेडिटेशन फर्स्ट इंस्टेंस। पहली बार किया ना, एकदम मैं देख रहा हूँ उनके आंसू आ रहे हैं। क्या हो गया भाई? बोले मैं उससे बाहर नहीं आना चाह रहा था, इट वाज सो गुड। तो जैसे आप कह रहे बाहर से आवाज़ें आती हैं, ऑफ कोर्स मतलब डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है घर पे भी या हर चीज़ का, तो क्या उसको इग्नोर किया जाए या फिर नहीं, अभी आप इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। ओके, आप जो है चलने दो, आप अपना काम पे फोकस करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के लिए आपको शांत हो गए तो आसान है,
पर ऐसा नहीं है कि शोर होगा तो नहीं हो सकता, शोर में भी करते हैं लोग। आपको मैं अपनी प्रैक्टिकल बताता हूँ कि मेडिटेशन ऐसा नहीं कि वो सांस वाली मेडिटेशन, हर तरह का मेडिटेशन होता है। जो आदमी काम कर रहा है वो भी एक तरीके से मेडिटेटिव स्टेट में ही होता है, जो पढ़ाई कर रहा है वो भी मेडिटेटिव स्टेट में ही होता है। यदि वो एज लॉन्ग एज ही इज फोकस्ड तो ही इज इन मेडिटेटिव स्टेट, उसको मजा आ रहा था। आप जब मैं पढ़ाई करता था तो 18 घंटे 19 घंटे पढ़ता था। 18 घंटे क्यों पढ़ता था? किसी ने मेरे से कहा कि IIT निकालना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखा फलाना बच्चे ने निकाला था, 16 घंटे पढ़ता था, नहीं निकाल पाया। फलाना 14 घंटे पढ़ता था, तो मैंने कहा मैं 18 पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं। तो वो 18-20 हो जाता था, एक मतलब बिल्कुल नहीं सो, लाइट मेरी कमरे की भी बंद नहीं होती थी। पर वो इसलिए होता था कि आई वाज सो फोकस्ड दैट आई वाज ऑलमोस्ट इनटू द मेडिटेटिव स्टेट। मतलब मुझे फिर ये नहीं समय का ज्ञान ही नहीं हो रहा, समय मुझे नहीं फील होता था एग्जैक्टली द वे वी फील इट टुडे। तो वो भी एक योग ही है, मतलब ऐसा नहीं है। इसी तरह से कोई आदमी चित्र बना रहा है और उसको घंटे निकल गया और उसको पता ही नहीं पड़ा, तो इस काइंड ऑफ मेडिटेशन ही फील सो हैप्पी आफ्टर दैट। आप कुछ लिख रहे हो, कविता कर रहे हो और यू आर फीलिंग हैप्पीनेस। आप उसके देखना जो लिख के आपको फील होती है ना, जैसे आपने कुछ क्रिएट कर दिया, वो जॉय, दैट मीन्स यू आर इन मेडिटेटिव स्टेट, दैट्स व्हाई यू फील। तो ये हर वो इंस्टेंसेस हैं जहां पर आपके लिए समय के परे चले गए आप थोड़ी देर के लिए, एंड यू वर इन एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। फाइन, ठीक है सर, आज अपनी पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। एंड तबीयत खराब के बावजूद आपने इतना लंबा सेशन दिया, प्लस फ्रीडम क्या है हमने वो समझा, एंड देन साइबर सिक्योरिटी तो सर बात करते ही हैं उस पर बात किया। सर थैंक यू आज के लिए, एंड हम फिर से वेट करेंगे कि मतलब व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर को बुलाया जाए। मैं सर से अभी कह देता हूँ कि सर बिल्कुल नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपका दोबारा से वेट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच अयाज भाई, और आप सब लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद हिम्मत बनी रहेगी। अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बहुत लंबा पॉडकास्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन आगे हम अच्छे डिस्कशंस करेंगे। आप लोग कम से कम हर व्यक्ति अपने लेवल पर स्वतंत्र होने की कोशिश करें और जो आपको सही लगता है वो निर्णय ले सके बिना किसी इन्फ्लुएंस दबाव के। यदि हम इस तरह का समाज बना पाए विद दिस डिस्कशन तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद सर। कुछ अगर टीज करना चाहे अभी तो फ्रीडम हमने टीज किया था, कुछ है टीज करने को नेक्स्ट एपिसोड में ताकि कमेंट्स उससे रिलेटेड आए? अगले पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि जो एक रेस चल रही है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की, वो कब खत्म होने वाली है। ओके, और कब ये इतनी डाइल्यूट हो जाएगी कि अभी हम देख रहे हैं कि लोग 2-2 4-4 साल में 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ पीट पाट के बैठ गए, और एक नई वेव आने वाली है जो इससे ज़्यादा फास्ट पैसा कमा के देगी। AI इज़ गोइंग टू प्ले रोल इन इट। वो हम डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड में, विच विल वेरी इंटरेस्टिंग। कि जो लोगों को अभी डिस्कशन चल रहा था कि जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है, एक नई वेव ऑफ जॉब आने वाली है और उसमें जो पैसा है वो इतना तेज़ी से है कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड यदि ऐसा भी सुनने को मिल जाए कि सुबह कंपनी खुली थी और रात को यूनिकॉर्न हो गई। मतलब 24 घंटे में 8-8 हज़ार करोड़ रुपए बने इन लोगों के। दैट इज द पोटेंशियल जो हिंट दूंगा मैं अगले एपिसोड। और बिना SMS आए बनेंगे ऑफ कोर्स। थैंक यू लीगल तरीके से। लीगल तरीके से। थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू सो मच।